हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का समूह होता है और प्रोग्राम में छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े इंस्ट्रक्शन का महत्व होता है। प्रोग्राम को हम एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं जो ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। प्रोग्रामर प्रोग्राम को एक विशेष कार्य के लिए लिखता है जहां कंप्यूटर में स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, लेकिन प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर डिसीजन लेता है। यह स्टेटमेंट जिस इंस्ट्रक्शन पर आधारित होते हैं उसे कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसे ही कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करके हम प्रोग्राम में सही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब प्रोग्रामर करना चाहिए इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर के एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब C++ में 3 प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है सीक्वेंशियल आर स्टेट स्टेटमेंट, दूसरा है ब्रांच्ड या सिलेक्शन स्टेटमेंट और तीसरा है लूपिंग आर रिपीटिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सीक्वेंशियल आर स्टेट स्टेटमेंट, दूसरा है ब्रांच्ड आर सिलेक्शन स्टेटमेंट और तीसरा होता है लूपिंग आर रिपीटिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो चले इसको क्रम से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट होता है सीक्वेंशियल आर स्टेट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन एक के बाद एक होता है। स्टेटमेंट जिस क्रम में कंपाइलर को प्राप्त होते हैं उसी क्रम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। प्रोग्राम का यह एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट साइड में दिया है एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम। ठीक है, जैसे ये स्टेट प्रोग्राम है, मतलब कहना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट जो कहना चाहिए क्रम से चलता है। ठीक है, मतलब 1 बाय 1, जैसे एक एक्शन 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कहना चाहिए एक्शन 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एक्शन 3 एग्जीक्यूट हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उसको हम सीक्वेंशियल या फिर स्टेट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा है आपका ब्रांच्ड आर सिलेक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ब्लॉक ऑफ सेलेक्टेड स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड ब्रांच्ड आर सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब जब प्रोग्राम के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की दिशा चुने हुए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की ओर कर दी जाए तो इसे ब्रांच्ड एग्जीक्यूशन या फिर इसको सिलेक्शन एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं राइट साइड में। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड, मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट, दो आना चाहिए कंडीशन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्शन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो आपका ब्रांच्ड आर सिलेक्शन स्टेटमेंट है ना, उसके कुछ प्रकार हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच कैश स्टेटमेंट।
ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कहना चाहिए बनाएंगे। तो चलिए ब्रांच्ड आर सिलेक्शन का जो पहला पार्ट है, मतलब सॉरी पहला जो टाइप है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन एग्जीक्यूट्स इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन के ट्रू होने पर इसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब इफ में कंडीशन ट्रू होता है तभी उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए अब इसको सिंटेक्स से देख लेते हैं। सिंटेक्स जैसे नीचे में दिया है इफ़, ठीक है, कीवर्ड होता है इफ़ हम यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन होता है उसके अंदर में, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को उसके अंदर में जो कोड्स है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। चलिए अब फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। कंडीशन तो यस मतलब ट्रू होता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है, नो होता है, मतलब वो कहना चाहिए प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं इफ स्टेटमेंट को, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं इफ स्टेटमेंट को। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कहना चाहिए किसी एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी और उसके जो कहना चाहिए जो सुविधा उनको मिलती है, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो एम्प्लॉय है उसका नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। चलिए वाइड मैन तो क्लियर है। नेट सैलरी निकालना है किसी एम्प्लॉय का, तो सबसे पहले मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ बीएस बेसिक सैलरी के लिए, उसके बाद एचआरए, उसके बाद डीए, ठीक है, और एक ले लेता हूँ नेट सैलरी, नेट सेल करके, है ना, 4 वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, है ना। उसके बाद एचआरए में हम इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 0, डीए में हम इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं 0, ठीक है। उसके बाद अब हम यूज करेंगे इफ। एक मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि इंटर योर बेसिक सैलरी, ठीक है, या फिर इंटर बेसिक सैलरी, ठीक है। मतलब कीबोर्ड से हम कुछ भी सैलरी इंटर करवाएंगे और उसको इन एल मैनिपुलेटर्स होते हैं, उसके बाद सी इन की सहायता से कीबोर्ड से हम वैल्यू लेंगे कुछ भी, तो बी एस में जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब इफ कंडीशन, इफ के अंदर कंडीशन देंगे इफ बी एस, ठीक है, मतलब बेसिक सैलरी बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है, 15,000 से, ठीक है। अच्छा ये 1500 लिख दिया, चलो ठीक है, इसको मैं सुधार दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके बॉडी में जो स्टेटमेंट है, जैसे कि नेट सेल में हम बी एस बेसिक सैलरी
अच्छा पहले उसकी वैल्यू हम दे देते हैं। पहले HRA है ना, HRA का वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि 1000, ठीक है। उसके बाद DA मिलेगा उसको 1000, ठीक है। ये 15,000 है ना, चलो ठीक है। मतलब 15,000 के बराबर या फिर 15,000 से ज़्यादा होता है बेसिक सैलरी, तब उसको मिलेगा क्या, 1,000 HRA और 1,000 DA, ठीक है। और उसके बाद उसकी नेट जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी, है ना, सभी जुड़ जाएगा, BS बेसिक सैलरी, HRA और DA, ठीक है। ये दोनों ऊपर में रहेगा, है ना, HRA और DA, है ना। उसके बाद उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट होगी। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देते हैं, चलिए सी आउट की सहायता से। ठीक, इसको हम 900 कर देते हैं, ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, HRA मिलेगा उसको 1,000, DA मिलेगा उसको 900, ठीक है। उसके बाद उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट होगी, सबको जोड़ देंगे तो अब नेट सैलरी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि नेट सैलरी, है ना, वो नेट सैलरी वेरिएबल में स्टोर है, उसका टोटल करना चाहिए सैलरी, प्रिंट करा देते हैं नेट सैल, ठीक है, इंड एल लाइन को इंड करने के लिए। उसके बाद गेट CH फंक्शन, ठीक है। प्रोग्राम आपका कंप्लीट है। कंपाइल करके देख लेते हैं कि कहीं एरर तो नहीं। देखिए 0 मतलब कुछ भी एरर नहीं है। रन कराते हैं, ये देखिए, है ना, इंटर बेसिक सैलरी। तो जैसे हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 15,000, 15,000, ठीक है। नेट सैलरी 16,900, ठीक है। मतलब उसमें कहना चाहिए 1,900 जुड़ गया, ठीक है। 15,000 में 1,900 जुड़ गया तो 16,900, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, CLRSCR, है ना, कुछ वहाँ पे जो दिख रहा है आउटपुट के अलावा वो क्लियर हो जाए वहाँ से। चलिए रन करते हैं। ये देखिए इंटर बेसिक सैलरी, हम जैसे इस बार 14,900 इंटर करते हैं, कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो उसको DA और HRA नहीं मिला, ठीक है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 14,900, ठीक है, तो क्यों कंडीशन फॉल्स हो गया। अब इंटर बेसिक सैलरी देता हूँ मैं यहाँ पे जैसे 17,000, तो ये हो जाएगा 18,900, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट है इफ इल्स स्टेटमेंट। इन इफ इल्स स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट्स ब्लॉक रिटर्न इनसाइड इफ। मतलब इफ इल्स स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन में इफ के अंदर दिए गए ब्लॉक को कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज कंडीशन के फॉल्स होने पर इल्स के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है। अगर इफ वाला कंडीशन सही हुआ तो उसके ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स का जो ब्लॉक है ना, वो कहना चाहिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इफ वाला एग्जीक्यूट होता है मतलब सही होता है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसके अंदर में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा, क्रियान्वित होगा। अगर फॉल्स होगा तो इल्स वाला पार्ट मतलब ये वाला, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, है ना। स्टार्ट, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा सबसे पहले। अगर ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ये वाला को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर फॉल्स होता है तो ये वाला
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब ये इल्स वाला है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर प्रोग्राम वहीं पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके बताते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। ये पिछला वाला इफ वाला था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ इल्स स्टेटमेंट, प्रोग्राम फॉर इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं। कुछ वेरिएबल ले लेते हैं और इस प्रोग्राम में मैं कहना चाहिए इवन और ओड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का ए, ठीक है, और एक मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं सी आउट की सहायता से, इंटर या फिर इंटर एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर इंटर करो, ठीक है, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, इंट एल, उसके बाद उसको हम ए में, वेरिएबल ए में स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे इफ ए, और यहाँ पे ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, परसेंट वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, और इसका काम है रिमाइंडर मतलब शेष फल ज्ञात करना। ठीक है, तो ए में जो वैल्यू हम देंगे, है ना, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल टू मतलब इक्वल टू होगा 0 से। ठीक है, मतलब वो नंबर सम होगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और 0 मिलता है तो वो कंडीशन सही होगा। ठीक है, और इसके अंदर में जो स्टेटमेंट है जैसे सी आउट, वो कहना चाहिए वहाँ पे प्रिंट होगा, जैसे कि द नंबर इज इवन, इवन मतलब सम। ठीक है, उसके बाद अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब अब सम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो विषम होगा, विषम नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, द नंबर इज ओड। ठीक है, मतलब अगर सम संख्या ज्ञात करना है तो उस संख्या को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर शेष फल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कहना चाहिए वो विषम संख्या है। अगर शेष फल नहीं मिलता, 0 मिलता है शेष फल में, तो उसका मतलब है वो सम संख्या है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, 0 एरर नहीं है, रन करते हैं। ये देखिए, अच्छा ये डी कहाँ से आ गया, चलो ठीक है, दब गया होगा इवन। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन इंटर एनी नंबर, जैसे मैं देता हूँ 6, तो द नंबर इज इवन मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे देते हैं 3, तो नंबर इज ओड, विषम संख्या होता है 3। ठीक है, जैसे इस बार हम देते हैं 9, तो नंबर इज ओड। ठीक है, और 10 देते हैं तो नंबर इज इवन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ इल्स स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ इल्स के बाद नेक्स्ट है इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन कंडीशन देन इफ इल्स इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मतलब जब एक से ज़्यादा कंडीशन के अनुसार
स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है तब इफ़ इल्स इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर आपका जो कंडीशन फर्स्ट है वो फॉल्स हो जाता है तो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, कंडीशन 2 में। और कंडीशन 2 कहाँ पे है? इल्स इफ के पास है ना, इल्स इफ उस सेकंड वाले कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो वो कहना चाहिए नेक्स्ट कंडीशन है उसको चेक करेगा। ठीक है, ऐसा वो मतलब कहना चाहिए चेक करते जाएगा। एक कंडीशन ट्रू हो फॉल्स होता है तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, है ना, और तब तक कहना चाहिए आगे बढ़ते जाएगा जब तक उसको सही कंडीशन नहीं मिलता। ठीक है, और सही कंडीशन मिलता है तो उसके जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कंडीशन 2 सही हो गया। ठीक है, तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसको कहना चाहिए एन नंबर तक दे सकते हैं, है ना, इल सिप करके एन नंबर मतलब जितना चाहे उतना कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता तो फिर आखिर में वो इल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में सबसे पहले ऊपर में कंडीशन इफ कंडीशन। ठीक है, फॉल्स होता है तो इफ इल सिप में जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद फिर इल सिप फॉल्स होता है फिर नेक्स्ट इल सिप में जाएगा। ऐसा वो चलते रहेगा और लास्ट में कहना चाहिए फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इल्स वाले अगर उसको ट्रू नहीं मिलता है तो, ठीक है, ट्रू मिलता है तो उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम में हम कहना चाहिए इफ़ इल्स इफ की सहायता से कहना चाहिए ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कहना चाहिए परसेंट को चेक करेंगे कि परसेंट फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है कि ऑनर है कि फेल है। ठीक है, हम परसेंट इनपुट करेंगे और हमको वो कहना चाहिए वहाँ पे आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो उसका रैंक है वो। ठीक है, जो उसका डिवीज़न है वो। चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया प्रोग्राम फॉर इफ़ इल्स इफ स्टेटमेंट। चलिए आगे करते हैं। वाइड मेन CLR हो गया। उसके बाद फ्लोट नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ PER परसेंटेज के लिए। सी आउट एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे इंटर योर परसेंटेज करके। ठीक है, इंटर योर परसेंटेज मतलब यूजर से है ना एक इनपुट लेंगे। कैसा इनपुट? परसेंटेज होगा उसका, है ना, और उसको फिर ये प्रोग्राम बताएगा कि वो कौन से डिवीज़न में आता है। चलिए उसको हम PER में स्टोर कर देंगे, जो नंबर कीबोर्ड से लेंगे उसको। ठीक है, अब हम यूज करेंगे जो हमारा स्टेटमेंट है इफ़ इल्स इफ़ जो परसेंटेज है वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 80 से। ठीक है, तब क्या होगा? तब इसके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है मतलब जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कौन सा वाला? सी आउट। यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा ऑनर। ठीक है, ऑनर करके यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, अगर 80 या फिर 80 से ज़्यादा मिलता है तब। ठीक है, अगर कम मिलता है तो फिर आगे हम देखते हैं इंड एल। उसके बाद इल्स इल्स के बाद स्पेस रहता है इफ जहाँ पे इफ है मतलब वहाँ पे कंडीशन होगा परसेंटेज, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। ग्रेटर देन
इक्वल टू 60, मतलब परसेंटेज 60 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 60 के, तब यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, फर्स्ट डिवीज़न। सी आउट में हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद इंट एल। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर इल्स इफ पार्ट में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट कंडीशन में, मतलब जब तक उसको सही कंडीशन नहीं मिलता तब तक वो आगे बढ़ते जाएगा। और परसेंटेज है ना पी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, मतलब 45 से बड़ा या फिर बराबर होता है, तब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा सी आउट। क्या एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट सेकंड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। इंट एल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन परसेंटेज, मतलब पी ई आर परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, मतलब 33 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, जो परसेंट यूजर देगा वो, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा थर्ड डिवीज़न, है ना, थर्ड डिवीज़न। उसके बाद इल्स, ठीक है, इतना ही कंडीशन देते हैं। अगर कोई सा भी कहना चाहिए सही नहीं होता तो ये आपका जो इल्स पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इल्स पार्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल, ठीक है, मतलब 33 से छोटा होगा, ठीक है, तो कहना चाहिए फेल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आपका गेट सी एच और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं है, रन करते हैं। ये देखिए इंटर योर परसेंटेज, जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 71 तो फर्स्ट डिवीज़न। फिर से रन करके देखते हैं, इस बार मैं देता हूँ 95 तो आनर प्रिंट होगा, देखो आनर, ठीक है। और रन करके देखते हैं 33 तो थर्ड डिवीज़न, ठीक है। इस बार 32 मतलब फेल, ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाहिए इफ़ इल्स इफ रन करता है, ठीक है। बाकी का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।